एवरीवन वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको सीएसएफ की कंप्लीट डिटेल समझाई थी कि सीएसएफ फ्लूइड कहाँ पे बनता है, उसका फ्लो कैसे होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, आप सीएसएफ का कलेक्शन कैसे करते हो, कलेक्शन करने के बाद में आपको सीएसएफ को कौन कौन से वैक्यूटनर या वॉइल्स में उसको ट्रांसफर करना है, जिसके लिए हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सके। आज इसी वीडियो को हम कंप्लीट आगे डिटेल में समझेंगे पार्ट 2 की फॉर्म के अंदर कि जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करना है सीएसएफ के अंदर। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जब भी सीएसएफ कलेक्शन हो जाता है तो आफ्टर कलेक्शन स्पेसिमेन ऑफ सीएसएफ शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी एंड एग्जामिन विदाउट डिले। देखो, सबसे पहले जैसे ही कलेक्शन होता है सीएसएफ का, उसको सबसे पहले इमीडिएटली लेबोरेटरी में ट्रांसफर करो बिना देरी के, ताकि जल्दी से एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सके। दूसरी चीज, इतना जरूरी क्यों है उसको जल्दी से ट्रांसफर करना, बिकॉज क्या होता है अगर आप उसको लेट ट्रांसफर करोगे या उसको रखोगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होने लग जाते हैं। देखो, सेल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है रैपिडली, एंड सेल्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है, एंड उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब आपको पता है कि ग्लूकोज लेवल क्यों रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको ग्लूकोज डिटेक्ट करना है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप, अगर आपको सेल्स को डिटेक्ट करना है तो वो भी नहीं कर सकते। इसीलिए सीएसएफ को इमीडिएटली लेबोरेटरी में ट्रांसफर करना होता है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकें। अब देखो क्या करना है आपको कि सीएसएफ शुड बी एग्जामिन विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन। यानी सीएसएफ का जो एग्जामिनेशन वो आपको 1 आवर के अंदर ही आपको उसका एग्जामिनेशन करना है। अगर आप सेल काउंट करना चाहते हो तो विद इन 30 से 60 मिनट के अंदर ही उसका जो है एग्जामिनेशन कर लो। यानी सीएसएफ की जो सेल्स है उनको काउंट करना है 30 से 60 मिनट्स के अंदर ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीएसएफ को आपको ना कौन से वाइल में नहीं डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लास ट्यूब्स यानी ग्लास से बनी हुई जो वाइल्स होती है उनमें आपको सीएसएफ को नहीं डालना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, देखो, शुड नॉट बी यूज फॉर द कलेक्शन सिंस द सेल्स एडियर। सेल्स क्या होती है, एडियर मतलब चिपक जाती है। नहीं, ये जो ग्लास की ट्यूब है इससे क्या होगी, सीएसएफ में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, डब्ल्यूबीसी आरबीसी या जो भी कुछ भी प्रेजेंट है वहां पे, वो सारी की सारी क्या होगी, ग्लास की जो वॉल्व है ना वहां से जाके चिपक जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल काउंट रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए कभी भी ग्लास ट्यूब्स में सीएसएफ को आपको ऐड नहीं करना है। आपको हमेशा प्लास्टिक की जो वैक्यूटनर्स होती है, वाइल्स होती है, उसी में ही उसको लेना है। स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियल कल्चर शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड। देखो, अगर बैक्टीरियल कल्चर के लिए अगर आपको सीएसएफ एग्जामिनेशन करना है तो उसको जो रेफ्रिजरेटेड नहीं करना है, क्योंकि जैसे मान लो डिले हो गया लेबोरेटरी में लाने के लिए, तो आप सोचो कि नहीं उसको अपन रेफ्रिजरेटर कर देते हैं, ताकि मतलब रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ताकि क्या होगा, जो है स्पेसिमेन थोड़ी टाइम के लिए जो है वो मतलब उसमें क्लोटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें नहीं होगी, इसलिए अपन उसको रख देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जो फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एच इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस के जो ऑर्गेनिज्म होती है वो क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते। नहीं, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये दोनों ही बैक्टीरिया कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप इनको डिटेक्ट करना चाहते हो बैक्टीरियल कल्चर में तो वो डिटेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए सीएसएफ के सैंपल को आपको फ्रिज में नहीं रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से मेन टॉपिक अपना शुरू होता है। मैंने आपको अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या क्या जो है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में आपको प्रीवियस चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले होगा ग्रोस एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ देखेंगे, देन आफ्टर दैट टोटल एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखा जाएगा, देन केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, आफ्टर दैट माइक्रो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, लास्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है वो देखे जाएंगे। तो इस तरीके से सीरीज में ही हम चैप्टर को समझेंगे इसको। अब देखो, फर्स्ट ग्रोस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो देखो, ग्रोस एग्जामिनेशन में क्या करना है आपको, नॉर्मल सीएसएफ इज ए कलरलेस होता है, क्लियर होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, एंड इट डज नॉट क्लोट। उसमें कोई भी क्लोट की फॉर्मेशन नहीं होती नॉर्मल सीएसएफ के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें कोई भी सेडिमेंट नहीं होता। सेडिमेंट लाइक कि जैसे सीएसएफ आपने यहाँ पे एक वाइल में ले लिया है, ठीक है, उसको रख दिया है कुछ टाइम के लिए, तो जो नॉर्मल सीएसएफ है उसमें यहाँ पे जाके इस तरीके से कोई भी सेडिमेंट नहीं बैठेगा। जैसे आप लोग देखते हो ना यूरिन में क्या होता है, यूरिन एग्जामिनेशन में यहाँ पे जाके सेडिमेंट्स बैठ जाते हैं, तो
वो अलग अलग डिजीज़ को डिफाइन करते हैं। अगर सीएसएफ में भी अगर सेडिमेंट्स बैठे तो डिजीज़ को डिफाइन करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात करें सिर्फ नॉर्मल सीएसएफ की, तो नॉर्मल सीएसएफ में कोई भी सेडिमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड बेसिकली इसका जो रिएक्शन का नेचर होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो पीएच कितना होता है 7.28 से लेके 7.32 हो सकता है। देखो ये जो पीएच के वेरिएशन आपको स्लाइटली डिफरेंट मिल सकता है बुक टू बुक, तो वो आप देख सकते हो। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें हम तो 1.003 से लेके 1.008 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एंड प्रेशर की बात करें तो 100 से 150 mm ऑफ द वाटर इसका प्रेशर होता है। सेल्स की बेसिकली नॉर्मल, यहाँ पे जो बात करें वो सारे नॉर्मल की ही बात की जा रही है, ठीक है। नॉर्मली 5 तक आपको सेल्स मिल जाती है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स वगैरह 5 मैक्सिमम 5 to 6 या जो भी इतना सेल्स मिल जाती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे 20 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ग्लोबुलिन के लिए जो पांडेय टेस्ट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। एंड द ग्लूकोज की वैल्यू जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है 40 से 80 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। देखो इसमें क्या होता है आपको पता है कि वैसे बेसिकली ब्लड के अंदर कितनी होती है 70 से 110 अपन मिनिमम मान के चलते हैं, ठीक है, 70 से 110 हम मिनिमम मान के चलते हैं जो होती है। तो हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है ना ब्लड से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है, यानी ब्लड की ग्लूकोज वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और सीएसएफ की जो ग्लूकोज वैल्यू होती है ना वो हमेशा कम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है 40 से 80 होती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट होता है 1.5 से लेके 2.1 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। और यूरिया की बात करें तो 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। तो मैंने आपको ग्रोस एग्जामिनेशन बता दिया सीएसएफ का। अब बात करते हैं सीएसएफ के अपीयरेंस के बारे में। देखो क्लियर होती है, कलरलेस होती है, विदाउट सेडिमेंट्स होती है, जब मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन से, एबनॉर्मल अपीयरेंस कब देखने को मिलती है। तो क्लाउडी और टर्बिड आपको अपीयरेंस कब देखने को मिलेगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी और हाई प्रोटीन काउंट। जब डब्ल्यूबीसी और हाई प्रोटीन काउंट हो जाएगा तब आप लोगों को जो टर्बिड या क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलती है। वो कब मिलती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है, या एपिड्यूरल फैट का जो एस्पिरेशन करते हैं एलपी के थ्रू तब देखने को मिलती है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है ल्यूकोसाइट्स अराउंड 200 सेल्स से भी ऊपर हो जाता है, यानी पर क्यूबिक एमएम के अंदर। और आरबीसी भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अराउंड 400 तक उसकी जो है रेंज बढ़ जाती है सेल्स की। अब बात कर लेते हैं ब्लड मिक्स्ड सीएसएफ आपको कब देखने को मिलता है। ब्लड स्टेन सीएसएफ में भी रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमेटिक टेप ड्यू टू द इंजरी टू वीनस प्लेक्सस इन द एंटीरियर स्पाइनल वॉल्व और द सब एराकिनोड हैमरेज में आपको देखने को मिलता है, ट्रॉमेटिक टैप के अंदर और सब हैमरेज वाली कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज़ैंथोक्रोमिया। दिस रेफर टू द येलोइश डिसकलरेशन ऑफ सीएसएफ। देखो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस कंडीशन में क्या होता है सीएसएफ जो है ना येलो कलर का होता है, या येलोइश पेल येलो आपको देखने को लग जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू दी सब एराकिनोड हैमरेज की वजह से ये भी आपको देखने को मिलता है। एंड द मोस्टली ये आपको एक कंडीशन होती है, एक सिंड्रोम होता है जिसको फॉरेन सिंड्रोम कहते हैं। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ैंथोक्रोमिया। उस सिंड्रोम के अंदर आपको बेसिकली हमेशा जब भी देखोगे तो सीएसएफ येलोइश कलर का देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सीएसएफ की कलर की। नॉर्मली आपको पता है सीएसएफ नॉर्मल कंडीशन में कलरलेस होता है। अब एबनॉर्मल कंडीशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। पिंक कलर देखने को मिलता है कि रेड सेल लाइसिस विद द रिलीज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन्हें आरबीसी का जो है बहुत ज़्यादा लाइसिस हो रहा है एंड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है, तो रेड पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। ब्राउनिश कलर की बात करें तो मैनिन मेटास्टेटिक मेलोमा की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंज कलर की बात करें तो हाई क्रेटिनिन इंजेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। और रेड ऑरेंज कलर की बात करें तो ड्रग्स की वजह से अब मोस्टली देखने को मिलता है। एंड ज़ैंथोक्रोमिक कलर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ड्यू टू दी हिमोलाइसिस ऑफ द सेरेब्रल हैमरेज की वजह से देखने को मिलता है। इसमें येलोइश जो होता है सीएसएफ का जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो और पेल पिंक या ऑरेंजिश कलर में बेसिकली देखने को मिलता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन की कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। तो मैंने आपको ग्रोस एग्जामिनेशन समझा दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेल काउंट्स की। अब बात कर लेते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की, ठीक है, कि जो है सीएसएफ के अंदर कैसे ल्यूकोसाइट काउंट किया जाता है। तो सेल काउंट ऑन सीएसएफ इज डन मैनुअली ऑन अनडाइल्यूटेड सैंपल इन ए काउंटिंग चैम्बर, ठीक है। अनडाइल्यूटेड सैंपल लेते हैं, फिर डाइल्यूटेड भी ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा जो सैंपल है स्टिकी सैंपल आया तो फिर उसका डाइल्यूशन करना पड़ता है, अगर नहीं है तो अनडाइल्यूटेड सैंपल भी आप ले सकते हो। It is essential to do microscopic examination of all CSF samples since WBC count up to 200 तक अगर है तो आपको करना ही है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है।
प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली सिमिलर होता है डब्ल्यूबीसी काउंट, जैसे आरबीसी, जैसे आप वो डब्ल्यूबीसी काउंट करते हो, ठीक है, लिस्मान से स्टेन वगैरह एंड ऑल करके, वैसा सेम टू सेम सिमिलर, कुछ खास डिफरेंस इसमें होता नहीं है। मिथाइलिन ब्लू प्रेजेंट होता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड के अंदर, जो कि स्टेन करता है किसको, आपको पता है डब्ल्यूबीसी को स्टेन करता है। एंड आफ्टर दैट आप काउंट करते हैं न्यूबार चैम्बर के अंदर, और जो भी काउंटिंग होता है उसको अपन काउंट करके बताते हैं। रीजन की बात करें तो ये सब डाइल्यूटिंग फ्लूइड एज अ काइंड ऑफ टक्स फ्लूइड को यहाँ पे लिया जाता है। एंड इसका कॉम्पोजिशन आप लोगों को पता ही है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, जेंसन वॉयलेट होती है 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर लेंगे 100 ml, और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन लेता है 10 ड्रॉप्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 ड्रॉप्स जो है मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे क्या करना है। इक्विपमेंट की बात करें तो डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग पिपेट चाहिए, न्यूबार चैम्बर चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अब प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले क्या करना है, टेक ए क्लीन ड्राई डब्ल्यूबीसी पिपेट लेनी है। आफ्टर दैट क्या करना है, उसको फिल करना है 0.5 मार्क तक, ठीक है, और एक्सेस फिल है तो उसको रिमूव करना है कॉटन की हेल्प से। देन फिल द डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू मार्क 11, उसके बाद में डाइल्यूटिंग फ्लूइड को आपको फिल करना है 11 मार्किंग तक। आपको पता ही है, मैंने इसका वीडियो लेक्चर बना रखा है डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में, एंटायर स्मॉल रील्स भी बना रखी जो मैंने इंस्टाग्राम पर आप जाके देख सकते हो, और इंस्टाग्राम पर अगर आप जाते हो तो प्लीज़ जाके फॉलो वॉलो कर लो। एंड यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब करो यार प्लीज़ अच्छे से, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं आता है ना तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है व्यूज़ नहीं आते हैं, देखते नहीं है, तो लगता है कि किसी को पढ़ाई करनी नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ज्ञान हो गया आज बीच में। एंड आफ्टर अगर आपको सच में भी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। अब बैक टू वीडियो। टेक द पिपेट बिटवीन हैंड इन दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इस तरीके से आपको लेना है एंड उसको इस तरीके से रोटेट करना है ताकि सैंपल और जो है फ्लूइड है डाइल्यूटिंग फ्लूइड वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, फ्यू ड्रॉप्स, फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स आपको डिस्कार्ड करनी है। आफ्टर दैट न्यू बार चैम्बर को चार्ज करना है एंड उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरीके से रख देना है, कितनी देर के लिए, 2 से 3 मिनट्स के लिए, ताकि सेल्स अच्छे से सेटल हो जाए और उसको काउंट किया जा सके। देन काउंट दी सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इन द 5 लार्ज स्क्वायर, जो बेसिकली आपको पता है कि 4 कॉर्नर स्क्वायर्स लेंगे एंड द 1 सेंट्रल स्क्वायर होगा। आप कुछ बोलेंगे कि हम अलग तरीके से करते हैं, देखो डिपेंड ऑन दैट कि सब लेबोरेटरीज में अलग अलग एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाती हूँ या जो भी मेरा मोटिव, जो भी मेरे नोट्स जहाँ से मैं प्रिपेयर करती हूँ, मैं स्टैंडर्ड बुक से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स में जो लिखा हुआ होता है वही मैं आपको बताती हूँ। बाकी लेबोरेटरीज में सब लोग अपने ही तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में स्टैंडर्ड बुक से ही लिख के आना होता है। अब कैलकुलेशन की बात करें तो डब्ल्यूबीसी काउंटिंग से सब नंबर ऑफ सेल काउंट, ठीक है, ओवर वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय द डाइल्यूटिंग फैक्टर। अगर डाइल्यूटिंग फैक्टर ले रहे हो तो, नहीं ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है। द कोज ऑफ इंक्रीज्ड सेल काउंट इन CSF, क्या क्या कोजेस होता है, मेनिंजाइटिस होती है एंड अदर इन्फेक्शन ऑफ CNS होता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज होता है, इनफिल्ट्रेशन बाय द मैलिग्नेंसी होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, रिपीटेड लंबर पंक्चर की वजह से भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF के बारे में। देखो, रूटीन केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशंस ऑफ प्रोटीन एंड द ग्लूकोज, ठीक है, 2 ही मेन एस्टिमेशन किए जाते हैं। यहाँ पे बात करें पहले प्रोटीन की, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन CSF, नॉर्मल CSF लेवल इन अडल्ट इज जो होती है देखने को 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, प्रोटीन की। एंड इंक्रीज CSF प्रोटीन इज सेंसिटिव बट नॉट अ स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ CNS डिजीज। अगर मान लो प्रोटीन की वैल्यू बढ़ के आ रही है, आपने नॉर्मल टेस्ट लगाया, किसी पेशेंट का प्रोटीन की वैल्यू बढ़ के आ रही है, तो वो ये इंडिकेट नहीं करेगा उस पेशेंट के अंदर क्या है, CNS की डिजीज है, ठीक है। हाँ, वो आपको बता सकता है कि मे प्रोबेबली हो सकता है, लेकिन वो किसी और रीजन से भी प्रोटीन यहाँ पे है जो हाई हो सकता है। CSF प्रोटीन में भी नॉर्मल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ मेनिंजाइटिस। देखो, CSF जो है नॉर्मली नॉर्मल आता है अर्ली स्टेज ऑफ द मेनिंजाइटिस एंड जो बेसिकली इंक्रीज होता है ये आपको देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंट एलिवेशन देखने को मिलता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, जिसमें अराउंड 150 से भी जो मिलीग्राम बढ़ जाता है, 200 क्रॉस हो जाता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट की जो एबिलिटी कितनी है, वो उसका जो बॉडी है वो कितना जो है जो बैक्टीरिया से जो है फाइट कर पा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ग्लोबुलिन प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है, उसके लिए पांडेस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पांडेस टेस्ट बेसिकली किसके लिए किया जाता है, तो ग्लोबुलिन के लिए वो किया जाता है। दिस टेस्ट गिव एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन के लिए क्या होता है। रिएजेंट की बात करें तो पांडेस रिएजेंट होता है, पांडेस रिएजेंट में क्या होता है, फिनोल होता है 10 ग्राम और डिस्टिल वाटर होता है 150 ml।
अब टेस्ट की बात करें तो प्रोसीजर कैसे आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, टेक 2 ml पांडेस टेस्ट इन ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब। स्मॉल टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पांडेस रिएजेंट को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है पांडेस रिएजेंट को ले लिया। आफ्टर ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ क्लियर स्पेसिमेन CSF स्पेसिमेन बाई द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यानी साइड से आपको क्या करना है, CSF को ऐड करना है, ठीक है। 2 to 3 ड्रॉप्स के, यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बता दी, लेकिन आपको इतना नहीं करना, सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स ही यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे 2 ml होने वाला। एंड डू नॉट अलाउ टू मिक्स द सैम्पल एंड रीजन। आपको बस इस साइड से डालना, ताकि ऊपर से डालोगे तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा एकदम से, इसलिए आपको क्या करना है, साइड से ही सैंपल को डालना है, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी एट द जंक्शन वेयर द पांडेस रिएजेंट एंड द CSF आर मेट। यानी जिस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दोनों ही मिक्स हुए, तो यहाँ पे एक आपको टर्बिडिटी या फिर कंप्लीटली टर्बिडिटी भी दिख जाती है, डिपेंड ऑन दैट कि वहाँ पे जो है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो कितना प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो बहुत कम है तो रिंग की फॉर्मेशन होती है, अगर बहुत ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा टर्बिड हो जाता है। अब देखो, अगर नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं होगा, अगर पॉजिटिव है टेस्ट, देन आफ्टर दैट वहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीटली टर्बिड हो जाएगा या फिर रिंग की फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, कोई फॉर्मेशन नहीं होती तो ग्लोबुलिन एब्सेंट है। फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी, दैट मीन द ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, तो ग्लोबुलिन इंक्रीज इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द जनरल पैरालिसिस में, दोनों कंडीशन में क्या होता है, ग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड जो है टेस्ट जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। एंड सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करें ही सही, एंड जाके मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट।